करने के लिए कि हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत प्रिटेंशियस बनते हैं, लेकिन वो गलत चीज है, ठीक है। और जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं ना, ये इंग्लिश जनरली उन लोगों को आती भी नहीं है जो ये क्लेम करते हैं कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आप इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, जनरली जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, द पीपल हु आर फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, एक बार ना उनकी ग्रामर चेक करना। आपको जो ग्रामर की नॉलेज अब हो गई है ना, और उनकी ग्रामर की नॉलेज चेक करना, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। आधी से ज्यादा तो ग्रामर गलत बोलते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। और उस कॉन्फिडेंस में आप पहचान ही नहीं पाते कि सामने वाला कुछ कुछ चीजें गलत बोल रहा है। और वो मैटर भी नहीं करती है बोलचाल की भाषा में, अगर ग्रामर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो वो मैटर नहीं करती है। हम लोग जब बोलते हैं इंग्लिश तब भी ग्रामर पूरी लगाने की कोशिश करते हैं, इज, वॉज, टेंस पूरे जचाने की कोशिश करते हैं, जबकि बोलचाल में ग्रामर की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन बस मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप कभी नोट कीजिएगा कि बोलचाल की भाषा में ग्रामर बहुत गलत तरीके से यूज होती है, बहुत लोग बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मली इंग्लिश को सीख रहे हैं, और ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, हवा मत बनाइए। मेरा मानना है कि बहुत आसान है, मेरे नजरिए से देखिए इंग्लिश को, आपको आसान लगेगी। बाकी आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना। आ जाइए लास्ट पॉइंट सीखने की कोशिश करते हैं, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे। अब हमने अपोस्ट्रोफे एस के यूज पढ़ लिए, ठीक है। फिर हमने यूज पढ़ लिए अपोस्ट्रोफे एस के बाद ओफ के, क्योंकि जहां जहां पे अपोस्ट्रोफे एस नहीं आता वहां वहां क्या आता है, ओफ आता है। हाँ कि ना, सीख लिया आपने, ठीक है। तो अब हमें लास्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना अपोस्ट्रोफे, क्योंकि अपोस्ट्रोफे एस के साथ साथ हम ओफ के यूज भी पढ़ते आए हैं, अगर आपने ध्यान से नोट किया हो तो। अब यूज पढ़ना है अपोस्ट्रोफे का कि ये कहां यूज होता है। हालांकि ये भी क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है दो नाउन्स के बीच में, यस और नो। लेकिन इसका यूज हम ऐसे प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं। पहली बात तो प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं, और ऐसे प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं जिसके पीछे एस या ईएस लगा होता है। क्लियर है। अपोस्ट्रोफे का यूज ऐसे प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं जिनके पीछे एस या ईएस लगा होता है, मतलब जो एस या ईएस से खत्म होते हैं। जैसे मैंने कहा बॉयज कॉलेज, क्या ये प्लूरल नाउन था। रिलेशनशिप बताना था लड़कों का कॉलेज, और उसके पीछे क्या है, एस है, तो बस सिंपल यूं लगाएंगे बॉयज कॉलेज, ना कि ऐसा बॉयज इज कॉलेज। ये तो डेफिनेटली रॉन्ग है। जिसके पीछे एस है और प्लूरल नाउन है तो अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगेगा। और ऐसा भी नहीं कर सकते बॉयज कॉलेज, क्योंकि एक लड़के का कॉलेज नहीं है, बहुत सारे लड़कों का कॉलेज है। तो क्या बोलेंगे, ये वाला ऊपर वाला बॉयज कॉलेज, ठीक है। ऐसी लड़कियों का हॉस्टल सही लिखा हुआ पहली टर्म, दूसरी टर्म गलत है, क्योंकि अपोस्ट्रोफे एस तो आता ही नहीं प्लूरल नाउन के साथ। और लड़की का हॉस्टल भी कुछ नहीं, लड़कियों का हॉस्टल। अगर यहाँ अ लिखा होता तो बात अलग थी, गर्ल्स हॉस्टल, लेकिन खाली गर्ल हॉस्टल गलत है। क्यों, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों का हॉस्टल है, ना कि लड़की का हॉस्टल है, लड़कियों का हॉस्टल है। अगर लड़की का बनाना है तो अ लगाना पड़ेगा, अगर अ नहीं लगा रहे तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, गर्ल्स, ये वाला गर्ल्स हॉस्टल ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला नहीं। पॉइंट समझ में आया, पक्की बात है। लेकिन मैंने पूछा आपसे, अब बताओ इसमें क्या करेंगे, मेंस प्रॉब्लम, क्या ये टर्म सही लिखी है मैंने, मेंस प्रॉब्लम? आप बोलोगे सही लिखी है सर, है तो ये भी प्लूरल नाउन, लेकिन ये प्लूरल नाउन ऐसा है जो एस से खत्म नहीं हो रहा है। मेन, एम ए एन सिंगुलर होता है, एम ई एन प्लूरल होता है, लेकिन इसके साथ आप अपोस्ट्रोफे एस ही लगाएंगे। ऐसे चिल्ड्रन है तो प्लूरल, लेकिन एस नहीं लगा है पीछे उसके, तो अपोस्ट्रोफे एस ही लगेगा फिर अगर रिलेशनशिप बताना है तो। अपोस्ट्रोफे का यूज बस ऐसे प्लूरल नाउन्स के साथ जिसके पीछे एस या ईएस लगा हुआ है, या फिर जिनकी हिसिंग साउंड है। कैसी साउंड है, हिसिंग। हिसिंग समझते हैं, सांप वाली साउंड होती है, वाली। ये जब भी टॉपिक मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना, इस टॉपिक के तुरंत बाद, मतलब लगातार 5 मिनट तक तो उनकी ये वाली साउंड खत्म नहीं होती है। पूरे स्वाद लेते हैं, पूरे मजे लेते हैं। चलो, जैसे कि सर ये हिसिंग साउंड क्या है, एक टर्म बोलता हूं, मैंने कहा बोलो गुरदास, बोलो गुरदास। वैसे गुरदास को हम गुरदास बोलते नहीं है, गुरदास जनरली बोलते हैं, लेकिन अब समझाने के लिए गुरदास। जब गुरदास आप खत्म करते तो आखिरी में हिसिंग साउंड आ रही है ना, गुरदास। जब गुरदास बोला तो आखिरी में हिसिंग साउंड आई, हिसिंग साउंड आई तो उसके साथ आप अपोस्ट्रोफे लगाएंगे, ना कि अपोस्ट्रोफे एस, वो गलत है। गुरदास का, ऐसे कालिदास पोएम्स, ठीक है, कालिदास की कविताएं, तो अपोस्ट्रोफे एस नहीं बेटा, कालिदास पोएम्स। समझ में आया या नहीं आया, पक्की बात है। और इसी के साथ आपका यहाँ पे जो चैप्टर है नाउन्स, वो भी होता है खत्म। कैसी रही जर्नी यहाँ तक की नाउन्स की, समझ में आया अच्छे से? तो जितने पॉइंट्स मैं कवर कर सकता था, जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे, जितने मुझे रिलेटेड लगते थे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, वो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि आप स्टैंडर्ड बुक कोई परचेज कर लीजिए, या तो प्लिंथो पैरामाउंट, या फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, या फिर एसपी बख्शी, कोई भी बुक आप परचेज कर लीजिए।
उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है मिसलेनियस, अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मेरे मायने में वो थोड़े से इररेलेवेंट है, हालांकि कर भी लेंगे तो कुछ घिस नहीं जाएगा, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी अगर आपके पास वक्त है तो, ठीक है। अदरवाइज आप मुझसे सजेशन मांगे तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ग्रामर के अलावा जितनी आपने पढ़ ली है उसके अलावा आप वोकैबुलरी पे ज़्यादा ध्यान दें, या फिर रीडिंग करने पे ज़्यादा ध्यान दें, या फिर डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, मैगजीन्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, नॉवेल्स अच्छी अच्छी पढ़ सकते हैं जिनसे आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट बनेगा। तो ऐसी चीज़ें करेंगे तो उससे इंग्लिश आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं ना तो बहुत बार हमारे कॉन्सेप्ट से ज़्यादा हमारी इंट्यूशन हमारी बहुत हेल्प करती है। ये इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन अंदर की गट फीलिंग को हम बोलते हैं। इनका मतलब अंदर और ट्यूशन का मतलब कोई सिखाने वाली चीज। तो अंदर की जो हमारी सिखाने वाली जो आवाज होती है, कभी कभी होता है ना अंदर से आ रहा होता है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, है ना। तो वो जो इंट्यूशन होती है, जो गट फीलिंग होती है, वो बहुत बार हमारी इंग्लिश में हेल्प करती है। कभी कभी हम देख के बता देते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती तो है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि क्या गलती है, लेकिन फील आ रही होती है कि यहाँ पे कोई गलती है। तो ग्रामर में तो चलो आप कॉन्सेप्ट्स लगा लेंगे, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, पैराजंबल्स में इंट्यूशन आपकी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि वहां कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, वहां ट्रिक्स नहीं होती हैं, वहां आपकी रीडिंग सेंस और वोकैबुलरी आपकी हेल्प करती है। तो अगर मैं पेपर की बात करूं तो जहां ग्रामर वाले क्वेश्चंस आते हैं, वहीं दूसरी तरफ आरसी, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल्स वाले भी क्वेश्चंस होते हैं। आप उनको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है हमारे एग्जामिनेशन का। और जनरली बच्चों को मैंने देखा है कि ग्रामर ग्रामर पढ़ते रहते हैं और कुछ पढ़ते ही नहीं है, जबकि उनकी सबसे बड़ी गलती है। अब वो ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको ग्रामर पढ़ने में बहुत मजा आता है, उनको ग्रामर समझ में आ रही होती है, वो क्वेश्चंस लगाते जाते हैं, मजा आता रहता है, और ग्रामर का कोई एंड भी नहीं है और इसके अंदर गहराई में जाते रहते हैं जाते रहते हैं। वही वाली बात है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना तो और गहराई में जाएंगे, जबकि ये नहीं देखना कि अभी आपकी प्रायोरिटी क्या है, अभी आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। अभी आप यहाँ ज्ञान लेने नहीं आए हैं, ज्यादा डिटेल में जाने नहीं आए हैं, अभी आप सारी चीजों को कवर करने आए हैं। अगर एग्जामिनेशन में सिर्फ ग्रामर ग्रामर आती तो वो ग्रामर ग्रामर नहीं देता भाई, बाकी चीजें भी आती हैं। तो मेरा ये स्ट्रांगली आपको सजेशन है, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं मैं आपको कि बाकी चीजों को भी कंसिडर करें, रीडिंग भी करें, वोकैबुलरी भी करें, ठीक है। अपनी इंग्लिश को होलिस्टिक वे में इंप्रूव करें, होलिस्टिक मतलब कंप्लीट तरीके से अपना इंप्रूव करें, ठीक है। और डेफिनेटली इंप्रूव होगी, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि लैंग्वेज है, हम 20 साल से पढ़ते आ रहे हैं, एकदम से इंप्रूव नहीं होती है ना, क्योंकि 20 साल से हमने टूटी फूटी पढ़ी है, हमारे टीचर्स ने भी हमको इतनी बढ़िया लैंग्वेज नहीं पढ़ाई है। अगर टीचर्स ने इतनी बढ़िया पढ़ाई होती तो फिर दिक्कत ही क्या आती, अलग ही लेवल पे हमारा कॉन्फिडेंस होता, बहुत बढ़िया तरीके से हम चीजों को डील करते लैंग्वेज में, हाँ कि ना। लेकिन नहीं पढ़ाई है, क्या करें, चीजें रटवाई हैं, वही 4 शॉर्ट क्वेश्चंस रट लो, है ना, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन रट लो, ये कुछ एसेज आएंगे, ये लेटर्स आएंगे, ये रट लो, फुल स्टॉप तक भी रट के चले जाते थे, इन्वर्टेड कॉमर्स भी यहाँ आएगा, ये भी रट के चले जाते थे। इतने बढ़िया तरीके से नहीं समझाई ना। अब उनकी भी मैं गलती नहीं मानता कि टीचर्स की हमारी गलती है, क्योंकि टीचर्स को इस लेवल पे ट्रेन ही नहीं किया जाता हमारे देश के अंदर कि वो हमको इस तरीके से पढ़ाएं। अब आप मिडिल क्लास फैमिली के अगर हैं, अब देखो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बहुत टाटा बिरला अंबानी के खानदान से तो हम है नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसी का सपना होता है सरकारी नौकरी देखने का, है कि ना। तो अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि हम इतने बड़े हाईफाई स्कूल में नहीं जा पाते, जो शहर के टॉप क्लास, जो बिल्कुल एलीट स्कूल होते हैं, है ना, हर सिटी में एक एलीट स्कूल होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड स्कूल होता है, हम उनमें नहीं जा पाते। हम जाते हैं नॉर्मल स्कूल्स के अंदर, वही सरस्वती शिक्षा संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, है ना, थोड़े इस टाइप के, जो सीनियर सेकेंडरी, सरस्वती शिक्षा, हम लिटिल एंजल्स, ब्राइट स्कॉलर्स, सेंट थेरेसा, मदर थेरेसा, इनमें हम नहीं जा पाते इतना, हाँ कि ना। तो वहां पे टीचर्स इतने मतलब स्किल्ड नहीं होते कि हमको उस लेवल पे चीजें सिखा पाए। कम पैसा मिलता है भाई उन स्कूल के अंदर, टीचर्स को कम सैलरी मिलती है, तो जितनी सैलरी वो देंगे उसी के हिसाब से टीचर्स आएंगे, जितनी ज्यादा सैलरी होगी उसके हिसाब से टीचर्स की क्वालिटी मिलेगी, हाँ कि ना। वही है, पैसा बोलता है यार, जितना पैसा टीचर को दोगे उतना बढ़िया टीचर आपको मिलेगा। और अगर कोई टीचर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छे लेवल का है, तो 10-15 हजार में थोड़ी पढ़ाएगा वहां पे स्कूल के अंदर। तो मैं उनकी भी गलती नहीं मानता। तो ये एक ना विशियस साइकिल है जहां पे किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर किसी की कोई गलती नहीं थी, अब आप यहाँ पे स्टेज पे आ गए हो, तो अब तो आप बदल सकते हो अपने आप को, अब तो सुधार सकते हो, अब तो मेहनत कर सकते हो। पहले मेहनत की नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या करवाई नहीं गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तो पता लग रहा है आपको, अब तो आप अवेयर हैं, अब तो चीजें आपके सामने हैं, अब तो आपको सामने पिरोस के दी जा रही हैं, अब तो बस आपको मुंह खोलना और लड्डू खिलाना है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, मुंह तो खोल ही सकते हैं, या ये भी मैं आपका जबड़ा खुलवाऊं और डालू मुंह के अंदर लड्डू। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत कर लेना बहुत जरूरी है वो, ठीक है। मेहनत नहीं करोगे, इसके ऊपर काम नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलो, अपने आप रिजल्ट मिलेगा। लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, एक दिन में नहीं होगा,
कभी आप सोचो यार 6 महीने पढ़ लूंगा, 6 महीने में इंप्रूव हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 6 महीने आपने बहुत जम के लैंग्वेज के ऊपर मेहनत की और 6 महीने बाद किसी दिन आप उठे और नींद आपकी खुली, आपने देखा अरे इंग्लिश आ गई, मुझे इंग्लिश लगता है। ऐसा थोड़ी होगा कि उठते ही आपको इंग्लिश आ जाएगी, कभी किसी दिन फील नहीं होगा। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे कल्मिनेट होती रहेगी, अपने आप इंप्रूव होती रहेगी और इसका जो रिजल्ट आपको एग्जामिनेशन वाले दिन दिखेगा। आपको लगेगा अरे यार क्वेश्चंस तो मैं सारे कर पा रहा हूं, मतलब मेरी लैंग्वेज इंप्रूव हो गई है। या मॉक टेस्ट में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, किसी पर्टिकुलर दिन नहीं दिखेगा कि हाँ अब कल उठूंगा तो कल मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो डिसअपॉइंट नहीं होना। बहुत बच्चे डिसअपॉइंट हो जाते हैं लैंग्वेज को लेके कि यार इंप्रूव नहीं हो रही है, इंप्रूव नहीं हो रही है, इतनी मेहनत कर रहा हूं, टाइम लगता है, वक्त लगता है। ठीक है, क्वांट्स और रीजनिंग के रिलेशन में इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, तो वक्त दो, पेशेंस रखो थोड़ा सा। और पेशेंस जिसके पास होता है, आपको पता है कि चीजें अपने आप फिर अपने आप धीरे धीरे इतनी जल्दी, मतलब डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है अट्रैक्ट होने की चीजें कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। बाकी उम्मीद करता हूं कि नोट्स आप लोग इसके बना रहे होंगे। मिलेंगे आपसे फिर अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद।